हेलो एवरीवन। नमस्कार, जय हिंद। मैं श्याम सुंदर शर्मा एग्ज़ाम बर्नर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमारे अवार्ड्स इन ऑनर की सीरीज़ में आपका अगला लेक्चर मैं लेकर आया हूं, जिसमें हम नोबेल पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। इस लेक्चर में हम 2020 और 2021 के जो अवार्ड्स दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के सेक्शन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इस हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। नोबेल पुरस्कार विश्व में जितने पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। ये पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किया जाता है और इसे 6 अलग अलग क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। इसके पहले ये जो पुरस्कार था वो 5 विषयों के लिए या 5 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता था, और 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी इस पुरस्कार की शुरुआत होती है। तो इस प्रकार से वर्तमान में अभी हम देखें तो 6 अलग अलग क्षेत्रों में इस पुरस्कार का वितरण होता है। 2021 में कुल 13 व्यक्तियों को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनमें साहित्य के लिए एक व्यक्ति को, चिकित्सा, रसायन और शांति के क्षेत्र में दो दो व्यक्तियों को, और फिजिक्स और इकोनॉमिक्स, भौतिकी और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तीन तीन व्यक्तियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार से कुल 13 व्यक्तियों को 2021 में पुरस्कार दिए गए थे। नोबेल पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में फिजिक्स के लिए, रसायन के लिए और चिकित्सा के लिए प्रदान किया जाता है। इसके अलावा साहित्य के लिए, अर्थशास्त्र की शुरुआत मैंने आपको बताई 1968 से हुई थी, और शांति के लिए, पीस के लिए ये पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। अर्थशास्त्र की जो शुरुआत है 1968 के अंदर, जो स्वीडन का केंद्रीय बैंक है स्वेरिजेश रिस्क बैंक, उसकी जब 300वीं वर्षगांठ थी तब उस समय के अंदर 1968 के अंदर इसका आरंभ हुआ था। बट पहला जो अवार्ड है ये 1969 के अंदर प्रदान किया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 1968 में, पर पहला जो पुरस्कार है वो 1969 के अंदर प्रदान किया गया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब हम नोबेल पुरस्कार के थोड़े से बैकग्राउंड की बात करते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि नोबेल पुरस्कार जो है उसका नाम अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे उनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1933 में स्वीडन के स्टॉकहोम के अंदर इनका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। और ये एक इंजीनियर फैमिली के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनके अगर प्रोफेशन की बात करें तो ये एक केमिकल इंजीनियर थे और आविष्कारक थे। इन्होंने अपनी जीवन काल के अंदर लगभग 355 आविष्कार किए थे। उनके अंदर से सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित जो उनका आविष्कार है, जो 1868 में उनके द्वारा किया गया था, डायनामाइट। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि डायनामाइट का आविष्कारक कौन है, तो अल्फ्रेड नोबेल है। ठीक है, याद रखिएगा। और 10 दिसंबर 1896 को 63 वर्ष की उम्र के अंदर सेरेब्रल हेमरेज होने की वजह से अल्फ्रेड नोबेल की इटली के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो 1896 के अंदर उनका निधन हो गया था। मरने से पहले उन्होंने अपनी वसीयत लिखी थी, और जब उनकी वसीयत को पढ़ा गया था उसी के बाद में जो स्वीडिश लोग थे उनको 1896 के अंदर पुरस्कारों के बारे में जानकारी मिली कि इस प्रकार का कोई जो पुरस्कार है वो उन्होंने अपनी वसीयत के अंदर लिखा था। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में उन्होंने क्या लिखा था उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 30 दिसंबर 1896 को जब स्टॉकहोम के अंदर उनकी जो वसीयत थी उसको पढ़ा गया था, अल्फ्रेड नोबेल ने ये बोला था कि एक फाउंडेशन स्थापित किया जाए जो मानवता की सेवा के लिए काम करने वाले जो लोग हैं उनको पुरस्कृत करेगा, सम्मानित करेगा। और इन्होंने अपनी वसीयत के अंदर ये बोला था कि इनका जो धन है, मतलब कि इन्होंने जो 355 आविष्कार किए थे उनसे जो उनको धनराशि प्राप्त होती है, तो उनकी जो सारी वार्षिक आय है, ठीक है, तो उनका जो भी इनकम थी उसका जो वार्षिक आय था वो पुरस्कारों की मदद करने में दान कर दी जाए। मतलब कि उन्होंने बोला कि जितना भी जो पैसा आता है उसको क्या कर दिया जाए, पुरस्कार को वितरित करने के अंदर जितनी जो मनी लगती है, पैसा लगता है, उसको दे दिया जाए। और इन्होंने अपनी वसीयत के अंदर ये भी बोला था, ये आदेश दिया था कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वो स्कैंडिनेवियन हो या ना हो, मतलब कि उनके देश का हो या ना हो,
यदि उसने मानवता की सेवा के लिए काम किया है तो उसे पुरस्कार प्रदान किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी वसीयत के अंदर इसके बारे में बताया था। तो जिन्होंने भी विज्ञान, साहित्य, शांति या अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंदर अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है तो उनको ये जो धनराशि है ये प्रदान की जाती है। अल्फ्रेड नोबल ने क्या किया था कि अपनी जो अधिकांश संपत्ति है वो नोबल फाउंडेशन को दे दी थी, और नोबल अवार्ड का जो क्या है आर्थिक आधार है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाता है कि नोबल अवार्ड जो प्रदान किए जाते हैं उसका आर्थिक आधार क्या है, तो नोबल फाउंडेशन है, जो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा अपनी जो विल है या वसीयत है उसके अंदर कहा गया था कि इस प्रकार का एक फाउंडेशन स्थापित किया जाएगा जो आर्थिक रूप से पुरस्कार प्रदान करने के अंदर सहायक होगा या उसका आर्थिक आधार बनेगा। नोबल फाउंडेशन क्या था, इसकी अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर देखते हैं कि नोबल फाउंडेशन क्या है, किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन हुआ है, तो आपको और अच्छे से पूरा जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है वो आपको मिलेगी। तो जब 30 दिसंबर 1896 को स्टॉकहोम के अंदर इनकी जो वसीयत पढ़ी गई थी उसके अंदर उन्होंने बोला था कि जो एक फाउंडेशन होगा उसको स्थापित किया जाए। ठीक है, तो नोबल फाउंडेशन जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 29 जून 1900 को 29 जून 1900 को एक निजी संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और 1901 में, जब 1900 के अंदर इसकी जो स्थापना हुई उसके बाद के अंदर 1901 में पहला पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और इस समय के अंदर 6 व्यक्तियों को पुरस्कार दिए गए थे 5 अलग अलग फील्ड के अंदर। ठीक है, तो शुरुआत के अंदर इसकी 1901 में शुरुआत होती है, ये आपको याद रखना है। अब ये जो नोबल फाउंडेशन था इसका काम क्या था, कि जो नोबल फाउंडेशन है उसका काम था कि जो पुरस्कार हो गए उसका जो फाइनेंस हो गया, पुरस्कारों का वित्त और प्रशासन जो है उसका प्रबंधन करना, और साथ ही में इसको एक और काम दिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो पुरस्कार है उसका जो मार्केट हो गया विपणन करना, और साथ ही के अंदर जो पुरस्कार है उनसे संबंधित जो भी इनफॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अनौपचारिक प्रशासन है, उसकी निगरानी करने का इसका काम होता था। तो नोबल फाउंडेशन, ये आपको याद रखना है, 1900 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसके 2 काम दिए गए, पहला क्या था, वित्त और प्रशासन का प्रबंधन करना, और दूसरा क्या दिया गया था इसको कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो अवार्ड है उसका विपणन और इनसे संबंधित पुरस्कारों से संबंधित जो भी इनफॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके ऊपर निगरानी रखता है। ये नोबल फाउंडेशन जो था वो एक प्रकार की एक कंपनी के समान में हुआ करता था, जिसके अंदर जो नोबेल के जो पैसे हैं, जो अल्फ्रेड नोबेल थे उनके जो पैसे थे उनको पुरस्कार और उनकी जो भी प्रशासनिक गतिविधियां होती है उसके लिए फंडिंग बेस का जो एक प्रकार से या फंडिंग आधार बनाने के लिए इसका निवेश करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नोबल फाउंडेशन को जो पैसा मिलता है या नोबल, अल्फ्रेड नोबेल की जो धनराशि है वही नोबल अवार्ड का क्या है, एक आर्थिक आधार माना जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको याद रखना है कि जो फाउंडेशन है, नोबल फाउंडेशन जो है, ये नोबल पुरस्कार जो विजेता हो गए उनके चयन की प्रक्रिया के अंदर शामिल नहीं होता। जो सिलेक्शन कमेटी वगैरह होती है उसके अंदर ये शामिल नहीं होता। इसका काम जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का होता है। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ की अगर हम बात करते हैं, कानून के हिसाब से हम बात करते हैं, तो फाउंडेशन जो है उसके अंदर 5 जो है स्वीडिश या जो नॉर्वेनियन नागरिक जो होते हैं उनका एक बोर्ड होता है, और इसकी जो सीट है वो कहाँ पर है, स्टॉकहोम में होती है। बोर्ड के अध्यक्ष को जो काउंसिल होती है उसके अंदर स्वीडन या स्वीडिश जो राजा होता है उसके द्वारा उसको नियुक्त किया जाता है, और बाकी के मतलब अध्यक्ष जो होता है उसको राजा नियुक्त करता है, और बाकी के जो 4 सदस्य हो गए उनको पुरस्कार देने वाली जो संस्थाएं वगैरह हो गई, उनकी ट्रस्टी वगैरह जो रहते हैं उनके द्वारा उसको नियुक्त किया जाता है। अब ये जो 5 सदस्य होते हैं उनके अंदर से एक कार्यकारी निदेशक होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, जिसको जो बोर्ड के जो मेंबर्स हो गए उन्हीं के अंदर से चुना जाता है, और एक व्यक्ति को डिप्टी डायरेक्टर के रूप में जो राजा की काउंसिल होती है उसके अंदर उसको नियुक्त करते हैं। ठीक है, पर बाद में क्या हुआ कि 1995 के बाद के अंदर बोर्ड के जो सारे सदस्य थे उनको ट्रस्टी के द्वारा ही चुना जाना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था और जो डिप्टी डायरेक्टर हुआ करता था उसको क्या करते थे, जो बोर्ड मेंबर्स है उनके द्वारा इसको नियुक्त किया जाता था। तो इस प्रकार से इसकी एक फॉर्मेशन जो है 5 सदस्यों की जो एक गठन होता है, जो फाउंडेशन बनता है या बोर्ड का निर्माण होता है, वो इस प्रकार से इसकी प्रक्रिया रहती है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो ये अभी हमने जो बैकग्राउंड देखा नोबल फाउंडेशन के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं तो उनके नॉमिनेशन कैसे होता है, उनका सिलेक्शन कैसा होता है, तो जो भी पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति है उसका क्या प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। ओवरऑल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये 7 स्टेप के अंदर प्रोसेस होती है। इसकी शुरुआत जो है सितंबर के अंदर होती है और अंत जो है दिसंबर के अंदर 10 तारीख को, जब फाइनल नोबल पुरस्कार की अवार्ड सेरेमनी होती है, अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। तो इस 7 स्टेप के अंदर सितंबर से लेकर दिसंबर तक ये जो पूरी प्रोसेस ही चलती है।
शुरुआत में हम देखते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देता चलूँगा। तो सबसे पहले सितंबर की हम बात करते हैं, तो नॉमिनेशन इनविटेशन सेंड आउट, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो भेजे जाते हैं, और जो नोबल समिति है वो लगभग 3,000 लोगों को गोपनीय पत्र या फॉर्म जो है वो भेजती है। अब उसके बाद में फॉर्म जब भेजे जाते हैं तो सेकंड स्टेप क्या होती है कि इनको एक डेडलाइन दी जाती है कि 31 जनवरी, ठीक है, मतलब कि जिस वर्ष के अंदर अवार्ड देना है उस वर्ष की 31 जनवरी तक इन फॉर्म्स का सबमिशन हो जाना चाहिए। मतलब कि 2021 का अगर दिसंबर का 10 तारीख को अगर अवार्ड डिक्लेयर करना है तो 2021 की 31 तारीख जो हो गई वहाँ तक इनका जो डेडलाइन है उसके अंदर सारे नॉमिनेशन के सबमिशन हो जाना चाहिए। उसके बाद में क्या होता है, समिति जो होती है जो नॉमिनेशन है उनकी जांच करती है, और उसके बाद के अंदर जो भी उम्मीदवार है जिनको चयन किया जाता है उनको आगे बढ़ाती है, और उसके बाद में 3,000 से लगभग 250 से लेकर 250 से लगभग 350 जो नाम है उनको नामित किया जाता है, उनको नॉमिनेट करता है। क्योंकि अब इसके अंदर क्या होता है कि आप देखोगे कि 3,000 से डायरेक्ट 250 से 350 व्यक्ति हो गए, तो यहाँ पर क्या होता है कि कई बार एक व्यक्ति को मल्टीपल बार नॉमिनेट किया जाता है, तो कई सारे लोग हैं जो उस व्यक्ति को नॉमिनेट करेंगे, तो ऐसा कुछ करके एक क्राइटेरिया होता है। तो 3,000 से लगभग सेकंड स्टेप के अंदर 250 से 350 लोग जो है वो बचते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है थर्ड वाला, कंसल्टेशन विथ एक्सपर्ट्स। अब ये जो फेस होता है ये आपका कौन सा होता है, ये मार्च से मई तक का फेस होता है। पहले में क्या हुआ, नॉमिनेशन भेजे, दूसरे वाले में उसके जो नॉमिनेशन फॉर्म थे उसकी डेडलाइन को सबमिट किया गया समिति तक, उसके बाद में उनको शॉर्टलिस्ट किया गया 250 से 350 तक, और थर्ड में क्या होगा यहाँ पर, फिर मार्च से लेकर मई तक का ये प्रोसेस चलता है कि एक्सपर्ट जो है उसके ऊपर कंसल्ट करते हैं, विशेषज्ञों के साथ में परामर्श किया जाता है। तो जो समिति है वो जो भी उम्मीदवार है उनके काम का मूल्यांकन करेगी, और जो भी एक्सपर्ट को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, ठीक है, और उनके साथ के अंदर पूरा जो है डिस्कशन वगैरह होता है। फिर इसके बाद में सेकंड अगली जो हमारी स्टेप होती है, फोर्थ स्टेप होती है राइटिंग रिपोर्ट विथ रिकमेंडेशंस। अब रिपोर्ट का लेखांकन होता है यहाँ पर, ठीक है, रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब नोबल समिति जो है जिस भी पर्टिकुलर एकेडमी के द्वारा, अलग अलग अकेडमीज है जिनके द्वारा अवार्ड प्रदान किए जाते हैं, तो उन अकादमियों को प्रस्तुत की जाने वाली जो भी सिफारिशें होती है ना, उनकी एक रिपोर्ट तैयार करती है, और रिपोर्ट के ऊपर जो नोबल समिति है उसके सारे जो मेंबर्स होते हैं उनके उसके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं। तो ये रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है। तो जून से अगस्त तक का जो समय है उसके अंदर आपकी रिपोर्ट वगैरह का सारा काम होता है। उसके बाद में फिफ्थ स्टेप आती है जहाँ पर एकेडमी गेट्स फाइनल रिपोर्ट ऑन फाइनल कैंडिडेट। अब सितंबर के अंदर क्या होता है, जो समिति, ठीक है, अपनी जो रिकमेंडेशन है, सिफारिशें जो है वो प्रस्तुत करती है। तो नोबल समिति जो हो गई, ठीक है, वो एकेडमी के जो सदस्य हो गए उनको अपना फाइनल जो उम्मीदवार उन्होंने सिलेक्ट किया है उनके हिसाब से अपनी जो रिपोर्ट है उनको सबमिट करती है। फिर उसके बाद में अक्टूबर के अंदर क्या होता है कि आफ्टर अ मेजोरिटी वोट द नोबल प्राइज इज अनाउंस्ड। अब अक्टूबर के अंदर क्या होता है कि जो नोबल पुरस्कार विजेता हो गए उनका चयन किया जाता है कि किसे पुरस्कार देना है, और उनकी घोषणा की जाती है। तो अक्टूबर की शुरुआत के अंदर जो एकेडमी हो गई वो अपना क्या करती है, एक बहुमत का वोट डालती है, और उसके माध्यम से जो भी विनर होते हैं या विजेता जो होते हैं उनका चयन करती है कि किसको अवार्ड दिया जाना है, ठीक है। और ये जो फाइनल जो फैसला होता है वो लास्ट होता है और बिना अपील के होता है। तो इसके बाद के अंदर जो नोबल पुरस्कार हो जाते हैं जो व्यक्ति को दिए जाने हैं उनके नाम की घोषणा कर दी जाती है अक्टूबर के अंदर। और अक्टूबर के अंदर जब इनकी घोषणा कर दी जाती है, जैसे आप देखते हो कि न्यूज़ के अंदर आता है कि अक्टूबर के अंदर नोबल पुरस्कार है वो किसे दिया जाना है, तो अक्टूबर में उसको घोषित कर दिया जाता है। और फिर फाइनल जो है दिसंबर के अंदर 10 तारीख को नोबल पुरस्कार जो विजेता हो गए उनको उनका पुरस्कार मिलता है। तो नोबल प्राइज अवार्ड सेरेमनी वहाँ पर होती है। तो 10 दिसंबर को स्टॉकहोम के अंदर जहाँ पर नोबल पुरस्कार जो होते हैं वो विजेताओं को प्रदान किए जाते हैं, और इसके साथ के अंदर उनको एक नोबल पदक दिया जाता है, एक डिप्लोमा होता है, और साथ ही के अंदर उनकी जो धनराशि होती है वो प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से ये पूरी जो नोबल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का नामांकन से लेकर और फाइनल जो अवार्ड सेरेमनी होती है उसे 7 स्टेप के अंदर हम देखते हैं। तो इस प्रकार से पूरी जो प्रोसेस है वो आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया लग गया होगा। हालांकि जो हमारे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट आपके अवार्ड्स होते हैं, बट
आप एक बार अगर अवार्ड पढ़ रहे हो तो इस सीरीज़ का मेरा उद्देश्य ये है कि आप जिस भी अवार्ड के बारे में पढ़ रहे हो कि आपको पूरी उसके बारे में जानकारी हो, फिर बाद के अंदर आपको याद तो सिर्फ जो करंट अवार्ड दिए गए हैं उन्हीं को रखना है, बट एक प्रोसेस हो कि यहाँ से स्टैटिक वाले पार्ट में से भी कुछ क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। अब हम नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, जहाँ से हमारे एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। तो नोबेल पुरस्कार का जो वितरण है वो कब किया जाता है, पहली चीज़ तो आपको डेट याद रखना है कि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पूरा प्रोसेस होने के बाद के अंदर 10 दिसंबर को फाइनल जो अवार्ड होते हैं वो प्रदान किए जाते हैं। अक्टूबर के अंदर इसकी घोषणा होती है और फाइनल जो अवार्ड दिए जाते हैं वो 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं, ये याद रखिएगा। और जो हर पुरस्कार है, हर एक जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसको हर साल मतलब कि अगर हम बात करें, जैसे अगर शांति के क्षेत्र में हम माने, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, तो इस प्रकार से प्रत्येक जो पुरस्कार होता है उसे एक वर्ष के अंदर अधिकतम 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है, 3 से ज़्यादा नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। अब इसके अंदर जो प्रत्येक विजेता हो जाते हैं उसको स्वर्ण पदक मिलता है, डिप्लोमा मिलता है और स्वीडिश नागरिकता के अंदर एक्सटेंशन उसको मिलता है और साथ ही के अंदर धनराशि जो है वो प्रदान की जाती है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि कई बार जो पुरस्कार है वो संयुक्त रूप से दिया जाता है। अगर एक पुरस्कार जो है वो 2 व्यक्तियों को दिया जा रहा है, ठीक है, तो धनराशि जो होगी उसको समान रूप से आधा आधा करके क्या कर दिया जाएगा, विभाजित कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा, ठीक है। अगर क्या होता है, जो अवार्ड दिया गया है और इन व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है, तो जो चयन समिति होती है, चयन समिति जो होती है उसके पास के अंदर ये राइट होता है, अधिकार होता है कि वो जो धनराशि है उसको तीनों को बराबर बांटे या फिर एक को उसका आधा पार्ट दे दे और आधा जो बचा हुआ है बाकी के दोनों को दे दे। तो इस प्रकार से यहाँ पर धनराशि का जो है डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब से अवार्ड जो है उनकी शुरुआत हुई है, 1901 से जो पहला अवार्ड दिया गया था, वहाँ से लेकर अंतिम जो 2021 के अंदर पुरस्कार दिए गए हैं, अब तक लगभग 609 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। 609 बार इस पुरस्कारों को दिया जा चुका है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो पुरस्कार है वो फिजिक्स के लिए दिए गए हैं। अभी मैं आपको उसकी लिस्ट भी शो करता हूँ कि किस प्रकार से दिया गया है और कहाँ पर एक व्यक्ति को दिया गया है, 2 व्यक्ति को दिया गया है, 3 व्यक्तियों को दिया है, तो पूरी आपको जो पूरा चार्ट है वो आपको अभी दिखेगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि अब तक अगर इतिहास में हम बात करें 1901 से 2021 तक, तो सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि मृत व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है। इसके अंदर से एक है एरी एक्सेल कल्फर्ड, इनको 1931 के अंदर, और डैग, ठीक है, हैमरसोल्ड, इनको 1961 के अंदर पुरस्कार प्रदान किया गया था। और ये जो डैग हैमरसोल्ड रहे हैं ये संयुक्त राष्ट्र महासंघ के सचिव रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ था कि ये जो पुरस्कार है उसको 1971 के अंदर मरणोपरांत देने बंद कर दिया गया था, मतलब मृत्यु के बाद में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा। ये 1974 के अंदर इसके ऊपर रोक लगा दी गई थी, इसको बंद कर दिया गया था। तो अब तक 609 बार जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं 1901 से लेकर 2021 तक, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, जिसके अंदर इकोनॉमिक साइंसेस और जो नोबेल प्राइज़ है 5 + 1 इकोनॉमिक्स वाला, तो टोटल 6 जो फील्ड्स हो गए उनके अंदर। तो नोबेल पुरस्कार है तो आप देखेंगे नंबर ऑफ़ प्राइजेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे हाईएस्ट है फिजिक्स, 115 टाइम्स दिया गया है, ठीक है। और कितने व्यक्तियों को, तो 219 हो गए, ठीक। एक बार अगर हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति को दिया गया है तो 47 है, 2 व्यक्तियों में शेयर किया गया तो 32 है, और 3 व्यक्तियों में शेयर किया गया तो 36 बार ऐसा हुआ है। तो इस प्रकार से आप एक ओवरऑल मोटे तौर पर याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा बार अगर देखा जाए तो फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो भी एक फिजिसिस्ट थे। तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो भी एक भौतिक शास्त्री थे, केमिकल इंजीनियर थे, और उसके बाद में आप देखोगे कि केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर सेकंड नंबर पे और फिर थर्ड मेडिसिन पे आता है। तो इस प्रकार से और सबसे कम बार जो पुरस्कार दिए गए हैं वो इकोनॉमिक साइंस के लिए दिए गए हैं, लगभग 53 बार प्रदान किए गए हैं। अब हमें नोबेल पुरस्कारों में कुछ ऐसे प्राप्तकर्ता मिलते हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जैसे मैडम क्यूरी, जिनको 1903 में फिजिक्स की फील्ड में रेडियो एक्टिविटी के लिए और 1911 के अंदर केमिस्ट्री की फील्ड में
रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए प्रदान किया गया था। इसके बाद में लिनस पॉलिंग, इनको 1954 में और 1962 के अंदर केमिस्ट्री और शांति के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये आपको याद रखना, 1954 के अंदर इसको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थ्योरी जो है केमिस्ट्री की उनके लिए, और 1962 के अंदर जो नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि जो थी, ठीक है, उसके लिए इनको प्रदान किया गया था शांति के लिए। फिर थर्ड पर्सन है जॉन बॉर्डिन, इनको 1956 के अंदर ट्रांजिस्टर फिजिक्स के लिए और 1972 के अंदर अति चालकता सुपर कंडक्टिविटी सिद्धांत जो है उसके लिए फिजिक्स की क्षेत्र में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है फेडरिक सेंगर, 1958 के अंदर इनको इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना जो है उसके लिए केमिस्ट्री की फील्ड में दिया गया था, और 1980 के अंदर इनको जो वायरस न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, ठीक है, इनकी सीक्वेंसिंग के लिए इनको केमिस्ट्री की फील्ड में ये अवार्ड प्रदान किया गया था। तो ये 4 व्यक्ति है जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा UNHRC जो है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, इसको शांति के लिए 1954 और 1981 के अंदर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान रखें कि ICRC जो है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इसको शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो 3 बार दिया गया है, तो 1917, 44 और 1963 के अंदर। तो ICRC जो है उसको शांति के लिए 3 बार पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये सारे लोग जिनको 2 बार पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसके अंदर जे बार्डिन है, ठीक है, मारी क्यूरी है, एल पाउलिंग है, ठीक है, एफ सेंगर है, ICRC है, UNHCR है। तो इस प्रकार से ये 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको इस पार्ट को याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अभी तक सबसे अधिक उम्र के अंदर नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है। तो 97 की एज के अंदर जॉन बी, ठीक है, गुड इनफ, इनको केमिस्ट्री 2019 के अंदर 2019 के अंदर केमिस्ट्री के क्षेत्र के अंदर प्रदान किया गया था। और उसके बाद के अंदर इसके पहले जो थे, ठीक है, आपको कई सारी बुक्स के अंदर 96 मिलेगा, ये 2018 के अंदर दिया गया, तो अपडेट कर लीजिएगा 2019 के अंदर, ठीक है, गुड इनफ को दिया गया है। और आर्थर आस्किन जो है उनको 2018 के अंदर प्रदान किया गया था, ये 96 की एज के थे। तो फिजिक्स की फील्ड के अंदर सबसे हाईएस्ट 96 है, केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर 97। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अलग अलग जो फील्ड है हमारी, वहाँ पर कौन उम्र दराज व्यक्ति है जिसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उसकी एक आपको लिस्ट मिल जाती है, और ईयर भी आपके सामने है। नेक्स्ट आता है कि सबसे यंगेस्ट नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया, सबसे कम उम्र के अंदर नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 17 वर्ष सबसे मिनिमम है, मलाला यूसुफजई, 2014 के अंदर इनको शांति के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2014 में इन्हें शांति के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद में 25 वर्ष के 2 व्यक्ति है, ठीक है, जिन्हें 1915 और 2018 के अंदर पुरस्कार दिया गया था। तो ये है लॉरेंस ब्रेग और नादिया मुराद, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन हो गया, लिटरेचर है, पीस है, इकोनॉमिक साइंसेस हो गए। तो यहाँ पर सबसे कम उम्र के अंदर जो 17 वर्ष है, और किसके लिए, शांति के लिए प्रदान किया गया है, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई 2014 के अंदर। जब से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1901 से लेकर 2021 तक, तो कई बार ऐसा समय आया है जिसके अंदर नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए हैं। तो मेनली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो था, इस समय के अंदर नोबेल पुरस्कार जो थे वो नहीं दिए गए थे, ठीक है। और अब तक अगर हम बात करें तो 2021 तक जितने 609 बार जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, उसके अंदर से सिर्फ 58 महिलाओं को नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये कुछ फैक्ट है, उसको आपको याद रखना है। इसके बाद में हम चलते हैं कि 2021 के अंदर जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, उनके कौन कौन से विनर हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि 13 व्यक्ति जो थे उनको पुरस्कार प्रदान किए गए थे अलग अलग क्षेत्र में। तो 2021 का सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के क्षेत्र के अंदर प्रदान किया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि 3 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसके अंदर से 2 को संयुक्त रूप से, ठीक है, और
मतलब कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 व्यक्तियों को अगर दिया जाता है तो समिति डिसाइड करती है कि धनराशि जो होगी वो किस प्रकार से बांटी जाएगी, ठीक है। तो इस वर्ष जो फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार थे वो संयुक्त रूप से तो स्यूक्रो मेनाबे और क्लाउस हैसलमैन इनको दिया गया है, ठीक है। और किस क्षेत्र के अंदर, तो फॉर द फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट, क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रियलेबिलिटी, प्रिडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो पृथ्वी की जो जलवायु हो गई उसका जो भौतिकी मॉडल हो गया, और परिवर्तनशीलता की मात्रा को निर्धारित करने के लिए जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है उसकी भविष्यवाणी करने के लिए इनको जो था ये प्रदान किया गया था संयुक्त रूप से। दूसरी चीज़, आधा भाग जो था वो किसको दिया गया है, तो आपको याद रखना है जियोर्जियो परेसिगो फॉर द डिस्कवरी ऑफ इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर ऑफ एंड फंक्शनल्स ऑफ फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक एंड प्लानिटरी स्केल्स। मतलब कि जो प्लानिटरी और जो उनका डिसऑर्डर हो गया, इंटरप्ले वगैरह हो गया, उसकी डिस्कवरी को लेकर उनके फिजिकल सिस्टम से संबंधित ये, ठीक है, जियोर्जियो पारिसी को प्रदान किया गया है। तो फिजिक्स के अंदर 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, 2 को संयुक्त रूप से। तो उन दोनों के नाम क्या है, तो स्यूक्रो मानेबे और क्लाउस हैसलमैन, इन दोनों को संयुक्त रूप से। और एक पार्ट जो दिया गया है उसके अंदर जियोर्जियो परेसी। 2020 में जिन व्यक्तियों को प्रदान किया गया था फिजिक्स के क्षेत्र के अंदर, उनमें से पहले हैं रोजर पेनरोज। इनको जो ब्लैक होल है उसके फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, उनकी जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके लिए प्रदान किया गया था। और दूसरा जो दिया गया था, दूसरा व्यक्ति कौन था, तो दूसरे व्यक्ति थे रेनहार्ड गेंजेल एंड एंड्रा गेज। इनको दिया गया था कि जो सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है हमारी जो गैलेक्सी है उसके सेंटर के अंदर, कि जो हमारी आकाशगंगा उसके केंद्र के अंदर एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है, उसकी खोज करने के लिए इनको प्रदान किया गया था। तो 2020 के अंदर 2 व्यक्तियों को फिजिक्स दिया गया था और 2021 के अंदर 3 व्यक्तियों को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा केमिस्ट्री के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र की हम बात करते हैं तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, इनको संयुक्त रूप से पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसके लिए, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री के क्षेत्र के अंदर इनको प्रदान किया गया था। 2020 की अगर हम बात करते हैं तो 2020 के अंदर तो इमैनुअल और जेनिफर ए डॉडना, ठीक है, इनको संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। और किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग, ठीक है। तो जीनोम के लिए इनको जो था प्रदान किया गया था संयुक्त रूप से। 2021 के अंदर मेडिसिन में या फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर डेविड जूलियस और एंड्रेम, इनको प्रदान किया गया था। तो किस लिए, फॉर द डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच, ठीक है। तो इनको इन सेक्टर के अंदर प्रदान किया गया था। 2020 की बात करते हैं तो 2020 के अंदर हार्वे जे अल्टर, माइकल हॉन्गटन, चार्ल्स एम राइस, ठीक है, इन तीनों को दिया गया था संयुक्त रूप से। किसके लिए, हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए, ठीक, हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए इन तीनों को प्रदान किया गया था। 2021 का लिटरेचर के लिए जो प्रदान किया गया था उसके अंदर आपको याद रखना है कि अब्दुल रज़ाक गुरना, इनको प्रदान किया गया था, याद रखिएगा। तंजानिया के ये उपन्यासकार है। और किस लिए दिया गया था इनको, तो इनका जो उपनिवेशवाद का जो प्रभाव हो गया और संस्कृति से संबंधित, ठीक है, जो खाड़ी के अंदर जो शरणार्थी थे, ठीक है, उनका किस प्रकार से उन्होंने एक विवरण प्रस्तुत किया था, तो उसको लेकर कॉलोनियलिज्म हो जो गया उसका जो इफेक्ट था, और फेट ऑफ द रेफ्यूजीज इन द गल्फ बिटवीन कल्चर्स एंड कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, तंजानिया से संबंधित है और कई सारे नॉवेल्स वगैरह इन्होंने लिखे, नॉवेलिस्ट है ये। 2020 के अंदर जो दिया गया था पुरस्कार लिटरेचर के लिए वो लुइस ग्लक को दिया गया था। तो इनकी जो पोएटिक वॉइस है, ठीक है, इनकी आवाज़ के लिए उनको प्रदान किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा।
अगला जो पुरस्कार है हमारा वो शांति से संबंधित है। 2021 का जो शांति का पुरस्कार है वो आपको याद रखना है कि मारिया रेसा और दिमित्री, ठीक है, मुरातो, इन दोनों को प्रदान किया गया है संयुक्त रूप से। और किसके लिए? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, सेफ गार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए इनको दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके जो प्रयास थे उनके लिए प्रदान किया गया है। तो मारिया रेसा की अगर हम बात करते हैं तो ये इनका जो मूल देश है फिलीपींस से है ये, ठीक है, ये फिलीपींस से है। और फिलीपींस के अंदर सत्ता के दुरुपयोग, हिंसा का उपयोग और या जो सत्तावादी जो चीज़ें बढ़ रही थी उसको उजागर करने के लिए इन्होंने जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग किया था, ठीक है, उसके लिए इनको प्रदान किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये यूज़ करती है इन चीज़ों को एक्सपोज करने के लिए, ठीक है। और दूसरे हैं दिमित्री मुरातोव, इनका संबंध किससे है? रशिया से है, ठीक। तो इन्होंने कई दशकों से रशिया के अंदर जो चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है उसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको उसका एक बचाव किया इन्होंने, ठीक है। जो चैलेंजिंग कंडीशंस इसके सामने थी वहाँ पर इन्होंने इनको डिफेंड किया है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को। तो दोनों को याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शांति के लिए दिया गया है, ठीक है, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच याद रखें। तो एक है फिलीपींस से और एक है रशिया से। इसके बाद में 2020 के अंदर शांति के लिए जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, WFP को, ठीक है। तो भूख से लड़ने के प्रयासों के लिए, ठीक है, और जो कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज है, संघर्ष प्रभावित क्षेत्र हो गए, उनके अंदर शांति के लिए, बेहतर परिस्थितियों के अंदर योगदान देने के लिए, और जो युद्ध और संघर्ष को एक हथियार के रूप में भूख जो है उसका उपयोग ना हो उसको रोकने के लिए, ठीक है, एक प्रेरक शक्ति के रूप में इन्होंने जो काम किया था, ठीक। तो इस आधार पर WFP जो है उसको 2020 के अंदर शांति का पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2021 का जो इकोनॉमिक के क्षेत्र में या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ये वैसे 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। उसके अंदर से एक हाफ जो है वो डेविड कार्ड को, और बचा हुआ जो एक हाफ है वो जॉइंटली संयुक्त रूप से, ठीक है, जोशुआ एंग्रिस्ट और, ठीक है, गुइडो इम्बेंस को प्रदान किया गया था। तो डेविड कार्ड को किसके लिए? तो इनका जो एम्पेरिकल कंट्रीब्यूशन था लेबर इकोनॉमिक्स के लिए, और दूसरा जो थे इन दोनों को प्रदान किया गया था इनकी जो मेथोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन था कि जो कैजुअल रिलेशनशिप है उसके एनालिसिस वगैरह के अंदर। तो इस प्रकार से 3 व्यक्तियों को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र के अंदर 2021 में पुरस्कार प्रदान किए गए थे। 2020 में जिन व्यक्तियों को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में प्रदान किए गए थे पुरस्कार, तो 2 व्यक्ति हैं, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। इन दोनों को पुरस्कार प्रदान किया गया था फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट, ठीक है। तो ऑक्शन थ्योरी और ऑक्शन फॉर्मेट के लिए इन दोनों को 2020 के अंदर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। तो इस प्रकार से 2020 और 2021 के जो सभी व्यक्ति हैं जिनको पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो उसका पूरा जो डिटेल है आपको इस लेक्चर के अंदर मैंने प्रोवाइड की है। यदि आपको लेक्चर पसंद आता है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा। लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर हमारे अवार्ड्स एंड ऑनर वाली सीरीज़ जो है उसको ज़रूर देखिएगा। इसके पहले हम भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जो है वो कंप्लीट अपडेटेड आपका कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं आपको, जो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आपका स्टैटिक और जो करंट वाला पार्ट है दोनों उसके अंदर कवर होगा। तो इसी प्रकार से इस लेक्चर के बाद में हमारे और दूसरे जो अवार्ड्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलता हूँ अगले लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, धन्यवाद, जय हिंद।